वेनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं उन्हें नष्ट होने में समय नहीं लगता, जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वे उसे दोहराते हैं। और इसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि हमें पुरानी गलतियों को सुधारना है, हाँ? जो नॉर्मी और आउटकास्ट है उनके बीच हमें एक नया रिश्ता बनाना है। पर इसके बाद वेनेसडे कहती है कि पर अभी भी सब क्रैक्सटन के समय जैसा ही तो है, वो लोग अभी भी हमसे नफरत करते हैं। वेनेसडे यहां पर प्रिंसिपल से कह रही है वहां पर उस सीन में कि वो लोग अभी भी हमसे नफरत करते हैं। उनकी झूठी हंसी और हमदर्दी के पीछे वो अपनी नफरत को छुपा कर रखते हैं। और इस पूरी बात को सीरीज की शुरुआत में ही उन्होंने एक और सीन के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। देखिए, वेनेसडे एडम्स की जो पूर्वज है गुडी, जिसका नाम सीरीज में उन्होंने दिखाया है वेनेसडे की ही पूर्वज है, जिसे विच कहकर, चुड़ैल कहकर, शैतान कहकर जोसेफ क्रैकस्टोन ने जिंदा जला दिया था। जोसेफ क्रैकस्टोन गुडी पर शैतान होने का आरोप लगाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को फॉलो करती थी। इसके बाद गुडी जोसेफ क्रैकस्टोन से क्या कहती है आप देखिए। गुडी वहाँ पर कहती है कि हम यहाँ शांति से प्रकृति के साथ में रहते थे, पर तुमने हमारी जमीन लूट ली। यहां निर्दोष मासूमों की हमारी तुमने हत्या की। तुम हो असली शैतान। हम तो प्रकृति के साथ में शांति से रहते थे, प्रकृति की पूजा हम करते थे, उसका सम्मान हम करते थे। तुमने आकर यहां पर हम निर्दोषों की हत्या की, हमारी जमीन तुमने लूट ली। ये उस विलेज का असली इतिहास है, पर उस असली इतिहास को दबा दिया गया। और अभी झूठा इतिहास क्या पढ़ाया जा रहा है वहां पर उस गांव के लोगों को कि जोसेफ क्रैकस्टोन फाउंडर है। हाँ? जोसेफ क्रैकस्टोन फाउंडर है ऐसा कहा जा रहा है। जैसे कि आज भी हमारे देश में आप सुनते होंगे, एक फिल्म मेकर ने पिछले समय कुछ ऐसा वक्तव्य दिया था कि जो परकीय आक्रमणकारी है वो असली भारत के राष्ट्र निर्माता है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले एक महीने में किसी सीरीज या फिल्म का रिव्यू करने के लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा सजेशंस अगर आए हैं तो वो है वेनेसडे। आज से लगभग 1.5 महीने पहले यानी 23 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर इस सुपरनैचुरल फैंटेसी हॉरर कॉमेडी सीरीज को रिलीज किया गया था। और रिलीज होने के लगभग 1 महीने के अंदर ही वेनेसडे 2022 की नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई है। और वैसे भी 2022 तो नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खराब गया। 2022 की शुरुआत में हमने देखा कि नेटफ्लिक्स के शेयर्स गिरते जा रहे थे, सब्सक्राइबर्स छोड़ते जा रहे थे, और नेटफ्लिक्स का जो वो कंटेंट है जो पिछले 2-3 वर्षों में लगातार बढ़ते ही जा रहा था, उसके कारण विशेषतः नेटफ्लिक्स की ये आलोचना हुई थी। और बहुत बहुत बड़ी मात्रा में विशेषतः अमेरिका में ही नेटफ्लिक्स की आलोचना हुई थी और सब्सक्राइबर्स लगातार नेटफ्लिक्स को छोड़कर जा रहे थे। तो ऐसे में 2022 के अंत में वेनेसडे जैसी एक सीरीज़ ने नेटफ्लिक्स को थोड़ा बहुत एक सहारा दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसके पीछे भी कारण मैं यही कहूँगा कि वेनेसडे में ज़बरदस्ती का डायरेक्टली कोई ऐसा वोक प्रोपेगेंडा नहीं है। और शायद इसी कारण से दर्शकों से वेनेसडे को इतना ज़्यादा प्रेम भी मिला है। नहीं तो आप पिछले 2-3 वर्षों का, विशेषतः 2022 का आप कंटेंट उठाकर देख लीजिए, नेटफ्लिक्स का कोई भी कंटेंट उठाकर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी जॉनरा का हो, आपको उसमें ज़बरदस्ती का वोक प्रोपेगेंडा अवश्य देखने को मिलेगा, जो वेनेसडे में नहीं था। और शायद इसी कारण से इसे इतना ज़्यादा प्रेम दर्शकों से मिला है। अब बस मुझे तो एक ही बात की चिंता है कि इसका जो अगला सीज़न आएगा उसमें शायद फिर से ज़बरदस्ती का सेक्सुअल लिबरेशन और LGBTQ एजेंडा और वगैरह कुछ ना कुछ तो वो अपना वोक एजेंडा डाल ही देंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जैसा नेटफ्लिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पहले सीज़न में वो कुछ ऐसा डालते नहीं है, फिर जैसे जैसे वो सीरीज़ दर्शक पसंद करने लग जाते हैं, फिर उसके दूसरे तीसरे सीज़न में धीरे धीरे फिर नेटफ्लिक्स अपना वो वोक एजेंडा डालने लग जाता है। इवन लॉक एंड की को भी अगर आप देखेंगे, उसका पहला सीज़न देखिए, उसके बाद के सीज़न देखिए। हालांकि लॉक एंड की तो फिर भी ठीक है, मैं कहूँगा उसके अगले सीज़न भी, पर फिर भी वो हमें देखने को मिलता ही है कि अगले सीजन्स में नेटफ्लिक्स धीरे धीरे अपना कुछ ना कुछ सेक्सुअल लिबरेशन या कुछ ना कुछ ऐसा वोक एजेंडा डाल ही देता है। आशा करते हैं कि इस सीरीज़ को कम से कम नेटफ्लिक्स छोड़ देगा तो अच्छा होगा, क्योंकि इसे दर्शकों से बहुत ज़्यादा प्रेम मिला है। और विशेषतः इसका जो मुख्य पात्र है वेनेसडे एडम्स का, जेना ऑर्टेगा ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, और मेरे अनुसार उससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से, जेना ऑर्टेगा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से उस कैरेक्टर को शायद ही कोई प्ले कर सकता था।
जैसे कि कुछ-कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एक्टर के लिए ही बने हुए होते हैं। जैसे कि हैरी पॉटर का कैरेक्टर आप ले लीजिए, तो वैसे ही वेडनेसडे एडम्स का एक कैरेक्टर जेना ऑर्टेगा के लिए ही बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। और हैरी पॉटर का अभी हमने नाम लिया है, तो वेडनेसडे जो सीरीज़ है ना, जब आप इसे देखेंगे तो आपको कई बार आपको हैरी पॉटर की याद आएगी। जैसे कि यहाँ पर वेडनेसडे में भी आउटकास्ट्स के लिए एक सीक्रेट ऐसा स्कूल है। सीक्रेट तो नहीं कह सकते, पर अलग से ऐसा ये एक उनका स्कूल है। नेवोमो एकेडमी इसका नाम है। और जो भी ये आउटकास्ट्स हैं, उनके पास में कुछ स्पेशल पावर्स वगैरह है, या मॉन्स्टर्स एकेडमी उसको कहा गया है। मॉन्स्टर्स के लिए अलग से मॉन्स्टर्स आउटकास्ट्स के लिए बनाई गई ये पूरा एकेडमी है, स्कूल है। और उसके बाद में कुछ और ऐसे मिलती-जुलती बातें हैरी पॉटर से यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये पहला सीज़न है, तो यहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है, जिसके पीछे जो लीड कैरेक्टर है वेडनेसडे एडम्स का, वो उसकी जांच कर रही है कि भाई ये मॉन्स्टर कौन है, वो हत्याएँ क्यों कर रहा है। और साथ में ही स्कूल में जैसे कि हैरी पॉटर में भी था, उनकी कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्कूल में ये कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह दिखाई गई है। हालांकि यहाँ पर बोट की रेस उन्होंने दिखाई है, पर काफ़ी सारी मिलती जुलती बातें हैरी पॉटर से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब वेडनेसडे के क्रिएटर है अल्फ्रेड गॉग और माइल्स मिलर, और उनके साथ में ही टिम बर्टन भी इस सीरीज़ के को प्रोड्यूसर है। और साथ में ही वेडनेसडे के पहले 4 एपिसोड्स को टिम बर्टन ने ही डायरेक्ट किया है। और टिम बर्टन की तो स्पेशलिटी है फैंटेसी, सुपरनैचुरल, हॉरर कॉमेडी जॉनरा का कंटेंट बनाने में। आप उनकी फिल्मोग्राफी अगर देखेंगे ना टिम बर्टन की, तो ज़्यादातर लगभग सारी की सारी ही उनकी जो फिल्में हैं, केवल 1989 की बैटमैन और 1992 की बैटमैन रिटर्न्स को अगर हम छोड़ दें, तो ज़्यादातर उनका जो कंटेंट है वो इसी प्रकार का सुपरनैचुरल, फैंटेसी, हॉरर कॉमेडी जॉनरा का है। और उनकी कई सारी फिल्में, ज़्यादातर फिल्में जॉनी डेप के साथ में है और इसी सेम जॉनरा की है, जैसे कि डार्क शेडोज, स्विनी टॉड, द डीमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट, कॉप्स ब्राइड वैसे एक एनिमेटेड फिल्म है, पर उसमें मुख्य कैरेक्टर को आवाज़ जॉनी डेप ने दी थी। उसके बाद स्लीपी हॉलो, एडवर्ड सीजरहैंड्स, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, एलिस इन वंडरलैंड, इनमें से काफ़ी सारी फिल्में मैंने देखी भी हुई है। और टीम बर्टन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखेंगे तो लगभग उनकी सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। और एक बार फिर से अपने उसी जॉनरा में उन्होंने एक सीरीज़ बनाई है एडम्स फैमिली के ऊपर। अभी जो एडम्स फैमिली है, 1938 में चार्ल्स एडम्स ने इस कैरेक्टर को पहली बार लिखा था, इस फैमिली को पहली बार उन्होंने लिखा था, एडम्स फैमिली को 1938 में। और तब से लेकर के आज तक कई बार इसको अडेप्ट किया गया है अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि फिल्मों में, टेलीविज़न सीरीज़ में, कॉमिक बुक्स में, वीडियो गेम्स में, उनकी अलग अलग मर्चेंडाइज बनी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस ये फैमिली रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, एडम्स फैमिली। और अभी उसका जो लेटेस्ट एडेप्टेशन है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ है 1.5 महीने पहले ही, नवंबर 2023 में। और इस बार फिर से एक बार इसे दर्शकों से उतना ही ज़्यादा प्रेम मिला है। विशेषतः जेना ऑर्टेगा, जिसने मैंने पहले ही बताया, जिसने वेडनेसडे एडम्स का कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया उसका परफॉर्मेंस था। और जो एक जिस प्रकार का लुक इस फिल्म को उन्होंने दिया है, कैरेक्टर्स को जो उनकी जो पर्सनैलिटी, जिस प्रकार से टिम बर्टन ने, इस सीरीज़ के मेकर्स ने जिस प्रकार से उन कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो बात करने का तरीका है, वो एकदम से हमारा इंटरेस्ट सीरीज़ में बना देता है। पहला ही एपिसोड जब आप देखेंगे ना, वेडनेसडे, उसका स्वभाव, उसके भाई को, एक जो जिस पुराने स्कूल में वेडनेसडे एडम्स होती है, वहाँ पर उसके भाई को कुछ स्कूल के दूसरे बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। वेडनेसडे को जब उसको भविष्य, मतलब विजन्स आते हैं, दूरदृष्टि है उसके पास में, जिसे किसी को स्पर्श करने के बाद में उसे पता चल जाता है, अंदर कुछ दृश्य उसे दूरदृष्टि से दिखाई देते हैं। तो वेडनेसडे एडम्स को जब अपने भाई को किसने परेशान किया पता चलता है, तो वो जब स्विमिंग पूल में बच्चे नहा रहे होते, तो वहाँ पर वो पिरानास को छोड़ देती है। और उसके बाद में उसके माता पिता, वो भी बड़े ही विचित्र से उनको दिखाया है। वो कॉस्ट्यूम्स और सीरीज़ का जो डार्क टोन उन्होंने दिया हुआ है, कलर्स का यूज़ जिस प्रकार से किया है, उनका जो मेकअप है, हर एक बात हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि भाई ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। और विशेषतः वेडनेसडे एडम्स का कैरेक्टर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका बिल्कुल ही क्या कहें, निर्दयी या कड़वा ऐसा स्वभाव, कटु स्वभाव, शांत बिल्कुल रहती है, मुंहफट है,
किसी से भी ज़्यादा वो अटैचमेंट नहीं रखती। इस प्रकार और ऐसा जो उसका व्यवहार है या जो व्यक्तिमत्व है, पर्सनैलिटी जिस प्रकार से है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और इसी कारण से आप देखिए वेडनेसडे का ये जो कैरेक्टर है, शुरुआत से उसको इस प्रकार से जो दिखाया है, इस कारण से एंडिंग में आखिरी एपिसोड के बिल्कुल अंत में जब उसकी क्लासमेट नहीं, रूममेट जब उसे गले लगाती है ना, और वेडनेसडे भी जब उसे हक करती है, गले लगाती है, वो सीन हमें इमोशनल कर देता है कि अब, क्योंकि अभी तक वेडनेसडे में कोई इमोशंस हमने देखे ही नहीं होते, बिल्कुल भावना शून्य उसे दिखाया है। हाँ, और काफ़ी कटु स्वभाव, मुंहफट ऐसा उसका स्वभाव है। और उसमें जब थोड़े से इमोशंस हमें एंडिंग में देखने को मिलते हैं तो एकदम से वो सीन हमें इमोशनल भी कर देता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सीरीज़ में कैरेक्टर्स को डेवलप किया है। जो एक हाथ उसके माता पिता छोड़ देते हैं वहाँ पर वेडनेसडे का ध्यान रखने के लिए, उसके जो माता पिता हैं उनके कैरेक्टर्स को भी काफ़ी, उनकी एक बैक स्टोरी है। फ्लैशबैक में वो कुछ सीन्स हमें दिखाए जाते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ था आखिर स्कूल में। उसके माता पिता क्यों कहते हैं कि हमारे साथ स्कूल ने जो एक कुछ चमत्कार जैसा किया, वैसा ही चमत्कार ये स्कूल भी, नेवोमो एकेडमी भी तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कुछ चमत्कार लेकर के आएगी। ऐसा वो क्यों कहते हैं शुरुआत में, क्या हुआ था उनके जीवन में, स्कूल में उनके साथ में। ऐसी कई सारी बातें हमें इस सीरीज़ में शुरुआत से अंत तक बांध कर रखती है। हालांकि ऐसा नहीं कि सीरीज में कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं है, बिल्कुल कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी सी सीरीज हमें खींची भी लगती है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है थी, पर फिर भी कहीं पर भी किसी भी एपिसोड में ये सीरीज हमें निराश नहीं करती है। हाँ, और बेटर हो सकती थी ये मैं कह सकता हूँ, पर इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं कि सीरीज़ ने हमें कहीं पर थोड़ा सा बोर करती है या बिल्कुल छोड़ने का मन करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ ही इस सीरीज़ की एक और बात मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और वो है पिछले 2000 वर्षों का जो इतिहास है, अब्राहमिक रिलीजन्स का जो साम्राज्यवादी इतिहास है, उसे इस सीरीज में जो एक बेसिक स्टोरी के रूप में जो उन्होंने यूज़ किया है, वो बात मुझे इस सीरीज की बहुत बहुत पसंद आई है कि किस प्रकार से पिछले 2000 वर्षों में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, उन प्राचीन सभ्यताओं को कैसे नष्ट कर दिया गया, उनके इतिहास को कैसे भुला दिया गया, उनकी संस्कृति को कैसे नष्ट कर दिया गया। ये एक बेसिक स्टोरी के रूप में इस बात को उन्होंने इस सीरीज में यूज किया है। एक सीन में देखिए वेडनेसडे एडम्स और नेवोमो एकेडमी की जो प्रिंसिपल है विम्स, उन दोनों के बीच का एक संवाद है। जब वेडनेसडे एडम्स जोसेफ क्रैकस्टोन का पुतला जला देती है, जोसेफ क्रैकस्टोन को उस विलेज का फाउंडर कहा जाता है, गांव के कुछ लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, मेयर आदि, उस स्टैचू के पास में मेला भी लगता है हर वर्ष। हाँ, उस विलेज का फाउंडर वगैरह कहा जाता है जोसेफ क्रैकस्टोन को। तो उसका पुतला जब वेडनेसडे एडम्स जला देती है, और जलाने के बाद जब वो वापस आती है अपने स्कूल में, तो जो प्रिंसिपल विम्स है उसके और वेडनेसडे के बीच का वो सीन आप याद करिए, जहाँ पर काफ़ी उनके बीच में वाद विवाद होता है। और उसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं उन्हें नष्ट होने में समय नहीं लगता, जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वे उसे दोहराते हैं। ये बात वो वहाँ पर कहती है। और इसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि हमें पुरानी गलतियों को सुधारना है। हाँ? जो नॉर्मी और आउटकास्ट है उनके बीच हमें एक नया रिश्ता बनाना है। आउटकास्ट यानी जो वहाँ के प्राचीन सभ्यता को फॉलो करते हैं, जो वहाँ की जो मूल संस्कृति है, सभ्यता थी, जिसे नष्ट कर दिया था जोसेफ क्रैकस्टोन ने, जो परकीय आक्रमणकारी हम उसको कह सकते हैं, उसने वहां की मूल सभ्यता को नष्ट कर दिया था। और उस मूल सभ्यता को जो फॉलो करते हैं उनको आउटकास्ट कहा जाता है अभी। जैसे कि पैगन्स आप कह सकते हैं, पिछले 2000 वर्षों में जिन जिन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया, उन सभ्यताओं को फॉलो करने वालों को पैगन्स कहा जाता था। इसके बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा अगोरा का रिव्यू आप अवश्य देखना। प्राचीन ग्रीक की संस्कृति, हाइपेशिया जो एक बड़ी महान दार्शनिक थी, तो किस प्रकार से उस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया, उन्हें पैगन्स कहकर यहाँ पर आउटकास्ट वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। तो प्रिंसिपल वही अपने बड़ी तथाकथित सेक्युलर वाली बात करती है कि भाई हमें तो नॉर्मी और आउटकास्ट के बीच में रिश्ते सुधारने हैं, नया संबंध बनाना है, गलतियों को सुधारना वगैरह जैसी वो बात करती है। पर इसके बाद वेडनेसडे कहती है कि पर अभी भी सब क्रैकस्टोन के समय जैसा ही तो है, वो लोग अभी भी हमसे नफरत करते हैं। वेडनेसडे यहाँ पर प्रिंसिपल से कह रही है वहाँ पर उस सीन में कि वो लोग अभी भी हमसे नफरत करते हैं। उनकी झूठी हंसी और हमदर्दी के पीछे वो अपनी नफरत को छुपा कर रखते हैं। अभी भी क्रैकस्टोन के समय से कुछ बदलाव नहीं आया है, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बात वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है। बहुत कुछ इस सीरीज में
काफ़ी सटल वे में कई सारी बातें कहने का प्रयास किया है। और इस पूरी बात को सीरीज की शुरुआत में ही उन्होंने एक और सीन के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। देखिए, वेनेसडे एडम्स की जो पूर्वज है, गुड़ी जिसका नाम सीरीज में उन्होंने दिखाया है, वेनेसडे की ही पूर्वज है, जिसे विच कहकर, चुड़ैल कहकर, शैतान कहकर जोसेफ क्रैकस्टोन ने जिंदा जला दिया था। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज का इतिहास रहा है। आज से 150-200 वर्ष पहले तक भी वेस्टर्न कंट्रीज में हजारों हजारों महिलाओं को विच कहकर जिंदा जला दिया जाता था। विच हंटिंग कहते थे इसे। और जो पादरी है वो जमा होकर गांव के लोगों के साथ में किसी महिला पर विच होने का, शैतान होने का, चुड़ैल होने का वो आरोप लगा देते थे और उसके बाद में उनको जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रकार के कई सारे सीन्स आपको कई सारी हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखने को मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार का एक सिमिलर सीन वेनेसडे में भी है, जहाँ पर जोसेफ क्रैकस्टोन गुड़ी पर शैतान होने का आरोप लगाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को फॉलो करती थी। इसके बाद गुड़ी जोसेफ क्रैकस्टोन से क्या कहती है आप देखिए। गुड़ी वहां पर कहती है कि हम यहां शांति से प्रकृति के साथ में रहते थे। गुड़ी जोसेफ क्रैकस्टोन से कहती है कि हम यहां पर शांति से प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में रहते थे, पर तुमने हमारी जमीन लूट ली। यहां निर्दोष मासूमों की हमारी तुमने हत्या की। तुम हो असली शैतान। हम तो प्रकृति के साथ में शांति से रहते थे, प्रकृति की पूजा हम करते थे, उसका सम्मान हम करते थे। तुमने आकर यहां पर हम निर्दोषों की हत्या की, हमारी जमीन तुमने लूट ली। ये उस विलेज का असली इतिहास है, पर उस असली इतिहास को दबा दिया गया। और अभी झूठा इतिहास क्या पढ़ाया जा रहा है वहां पर उस गांव के लोगों को कि जोसेफ क्रैकस्टोन फाउंडर है। हाँ? जोसेफ क्रैकस्टोन फाउंडर है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे कि आज भी हमारे देश में आप सुनते होंगे, एक फिल्म मेकर ने पिछले समय कुछ ऐसा वक्तव्य दिया था कि जो परकीय आक्रमणकारी है वो असली भारत के राष्ट्र निर्माता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से उस विलेज की हिस्ट्री दिखाई है कि जोसेफ क्रैकस्टोन को फाउंडर कहा जा रहा है उस विलेज का। और इसी कारण से वेनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि जो लोग इतिहास को भूलते हैं वो उसे दोहराते हैं। बहुत सारी बातें इस सीरीज के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इतिहास, जो कॉलोनाइजेशन का इतिहास है, प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट करने का जो इतिहास है, वो इसके माध्यम से उन्होंने दिखाई। ये बात इस सीरीज की सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई, ये मैं कहूँगा। बाकी एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सीरीज में कहीं पर भी कोई कमी हम नहीं निकाल सकते। और इस सीरीज की थीम तो एक फैंटेसी, सुपरनैचुरल, हॉरर कॉमेडी तो है ही, पर उसके साथ में ही इसमें एक बहिष्कृतों के लिए, यानी आउटकास्ट्स के लिए एक जो सीक्रेट या एक जो स्कूल है वो है। उसके साथ ही एक मॉन्स्टर है जो हत्याएं करते जा रहा है। कई सारे सस्पेक्ट्स है, हत्याओं का पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक साथ में ही लव स्टोरी भी है, थ्रिल है, हॉरर है, कॉमेडी है, बहुत कुछ इस सीरीज़ में है। तो बिल्कुल मैं आप सभी को ये सीरीज़ रिकमेंड करता हूँ। मैं वेडनेसडे को दूंगा 9/10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में कुछ रोमांटिक सीन्स है जिनमें डायरेक्ट न्यूडिटी तो नहीं है, उसके साथ ही ढेर सारा वायलेंस है। तो छोटे बच्चों की दृष्टि से तो मैं इस सीरीज़ को सही नहीं कहूँगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर वेडनेसडे को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।